दूसरी अहम चीज़ जो मैं फ़ील कर रहा हूँ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के हवाले से, एक तो मेरी अपनी फ़ीलिंग है, दूसरा कुछ इस तरह की अफ़वाहें भी उड़ती-उड़ती आ रही हैं कि अभी-अभी शायद खबर चली है कि उनका कोई फड्डा हुआ है 3 रुकनी बेंच के साथ। देखिए जो पहले इसकी जो पहली कोर्ट प्रोसीडिंग थी, उसमें ये बात सामने आई कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है वो कराची रवाना हो गए। तो कहा ये जा रहा है, ये अभी हतमी तौर के ऊपर तो हम नहीं क कह सकते, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास कहीं न कहीं से आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो 14 मई का जो फैसला है, उस पे स्टैंड कर रहे हैं और हुँ। वो उससे आगे नहीं जाना चाह रहे। जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस डायलॉग प्रोसेस को अगर देखे, तो इससे तो यूँ लगता है कि जैसे 14 मई का जो फैसला है, वो कहीं न कहीं उसमें मॉडिफ़िकेशन हो सकती है। तो ऐसी सूरत में जो 3 मेंबर बेंच जिसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से भी ये बातें की जा रही हैं कि ये हम-ख़याल जजेस हैं, तो यूँ लग रहा है कि जैसे अब वो हम-ख़याल जजेस भी हम-ख़याल नहीं रहे और उसमें भी कहीं पे एक कानूनी तौर के ऊपर या एक हम कह सकते हैं कि एक आईनी व्यू जो है उसमें थोड़ा-सा इख्तिलाफ हमें उसकी सी फ़िज़ा मिल रही है। लेकिन ये अभी इसके ऊपर हतमी बात करना ज़रा कबल-अज़-वक़्त है। तफ़सीली ऑर्डर अभी तक उस कोर्ट प्रोसीडिंग का नहीं आया। तो जब कोर्ट ऑर्डर का जो ऑर्डर आएगा तो उसमें मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो सामने आएँगी और सबसे अहम बात ये है जो 21 अरब रुपए की फ़राहमी का मामला है, जो केस है, उस हवाले से अभी तक सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कोई कार्डिस जारी नहीं हुई और कोई डिटेल्स शेयर नहीं की गई कि ये केस कल समाअत के लिए होगा, नहीं होगा, ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग होगी, चैम्बर में प्रोसीडिंग होगी, तो उस हवाले से भी अभी तक मुकम्मल खामोशी है। मुकम्मल खामोशी। अभी आपने जिक्र किया शाह महमूद कुरैशी साहब, लग रहा था जैसे चीफ जस्टिस साहब को पंजाबी कहते हैं ना कि गरम करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त चीफ जस्टिस साहब के क्या तासुरात थे, क्योंकि इससे पहले तो वो बड़े अग्रेसिव मामले में रहते थे। जस्टिस साहब आज कुछ नरम रवैया रखा उन्होंने, अब लेकिन उनके तासुरात क्या थे उस वक्त जब शाह साहब उनको गरम करने की कोशिश कर रहे थे? जी, ये दुरुस्त बात है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो कोशिश की कि किसी तरीके से मामले को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े ही तहम्मुल के साथ, क्योंकि पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग जो है वो बड़ी तहम्मुल की हमने उसमें मिसाल हमें नज़र आई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे ये कहा कि देखिए आप जो ये बात कर रहे हैं ये तो सियासी बात है। हमने खुद को केस तक महदूद रखना है, केस तक ही हमने खुद को रहना है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो ये भी कह दिया कि हम ना ही कोई टाइमलाइन दे रहे हैं, ना ही कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, ना ही कोई हुक्म दे रहे हैं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए ये जो मामलात है ये हल हो जाएँ। अच्छा, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि हम ना ही कोई टाइमलाइन दे रहे हैं, ना ही कोई डायरेक्शन दे रहे हैं और फिर शाह महमूद कुरैशी का बार-बार ये कहना कि जी वो देखिए जी पार्लियामेंट ये कर रहा है, पार्लियामेंट से धमकियाँ दी जा रही हैं। तो यूँ लगा कि जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ये ख़्वाहिश थी कि इस डायलॉग के प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट बतौर ज़ामिन मौजूद हो, हम्म। बतौर गारंटर मौजूद हो या एक एक सालिस के तौर के ऊपर या एक निगरान के तौर के ऊपर इस पूरी प्रोसीडिंग को देखे। लेकिन वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ख़्वाहिश पूरी नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने ये कहा कि हम टाइमलाइन भी नहीं दे रहे, हम कोई हुक्म भी नहीं दे रहे, तो बस आप जो है ना वो मुज़ाकरात करें। तो अब ऑर्डर का इंतज़ार है, अब देखते हैं ऑर्डर में क्या लिखा जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, समात जो मुलतवी होने का भी हवाला थी, क्या समात गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी हुई है और दोबारा समात होने के कब तक के चांसेस है? क्या हवाएं बता रही थी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की? देखिए, मेरे ख़्याल में तो शायद ये केस डिस्पोज़्ड ऑफ हो गया है। ये मेरा अपना अच्छा। व्यू है, जी। क्योंकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने ये कहा है कि हम आप जो है हम ना ही टाइमलाइन दे रहे हैं, ना ही डायरेक्शन दे रहे हैं, तो आप जो है इस प्रोसेस को शुरू करें। हम ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल अमल हो और अवाम के लिए जो है वो आइन के ऊपर जो है वो अमल होना चाहिए। तो हम इसके ऊपर जो है वो अपना फ़ैसला जारी करेंगे या अपना ऑर्डर जारी करेंगे। तो इससे तो ये लगता है कि जैसे अब ये जो पटिशन है सरदार काशिफ़ की, जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात के लिए पॉलिटिशियंस के दरमियान एक डायलॉग का प्रोसेस होना चाहिए। तो वो दरख़्वास्त या वो केस जो है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शायद डिस्पोज़्ड ऑफ कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब कोई नेक्स्ट प्रोसीडिंग मुझे नहीं लगता कि शुरू हो, क्योंकि अब आपने देखा कि अभी थोड़ी ही देर पहले डायलॉग का जो पहला प्रोसेस है, वो मुकम्मल हो गया है। उस पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कोई शर्त भी रखी गई कि जुलाई के अंदर
जो कौमी असम्बली है उसको भी तहलील कर दिया जाए। तो ये इस सूरत हाल में जब डायलॉग प्रोसेस शुरू हो गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ओपन कोर्ट में भी कोई इस तरह की डायरेक्शन या कोई ऑर्डर नहीं लिखवाया। तो अब अगर कोई चीज़ नई सामने आती है तो फिर उसके ऊपर क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे, फिर सवालात उठेंगे। लेकिन असल बात जो ये है कि ये केस जिस तरह से इसका आगाज हुआ, जिस तरह से शुरुआत हुई, शुरू दिन से ही इसके ऊपर सवालात मौजूद हैं। आप बैकग्राउंड आपके सामने है कि एक साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का केस था, और जी सुप्रीम कोर्ट में केस आया जब इलेक्शन कमीशन का ये तासुर था कि गुलाम महमूद डोगर जो साबिक सीसीपीओ लाहौर हैं, वो दरअसल चौधरी परवेज इलाही साहब के बड़े करीब हैं। तो ये तासुर है कि इलेक्शन के जो अमल है, पोलिंग का अमल है, उसमें कहीं ये असरअंदाज ना हो जाए, तो इनको तब्दील किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल 2 मेंबर बेंच था। तो सीसीपीओ लाहौर के तबादले के केस में ये ऑब्जर्वेशन देना शुरू कर दी गई कि ये इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किधर हैं। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। तो हमने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिखा, आवाज़ भी उठाई कि ये सो मोटो प्रोसीडिंग तो नहीं है, एक सिविल केस है, उसमें आप कहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला रहे हैं, कहाँ इलेक्शन का मामला ज़ेर बहस ला रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपने उस कोर्ट प्रोसीडिंग से तो पीछे हट गई, लेकिन साथ ही फिर ये तजवीज़ दे दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जी आप इसके ऊपर सो मोटो लें। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने असकुद नोटिस लिया, 9 रुकनी बेंच बैठ गया, और फिर वो 9 रुकनी बेंच घटता 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 3 मेंबर बेंच पर आके रुका, और फिर आखिरकार इस बात को तस्लीम किया गया कि जी ये सियासी मामला है और इसका हल सियासतदानों को ही निकालना चाहिए। और इनडायरेक्ट शायद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि जी ये अगर पॉलिटिकल मामला है तो पार्लियामेंट की भी बालादस्त है, और पार्लियामेंट ही अपने इस तमाम जो इश्यूज हैं, जो मसाइल हैं, उनको हल करे। बड़ी पॉजिटिव चीज है आज का दिन, मैं इस लिहाज से बड़ा पॉजिटिव देख रहा हूँ। आगे जाके एक दो सवाल आपसे पार्लियामेंट के हवाले से भी करेंगे। जो पार्लियामेंट में चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि कोई मुनासिब सा फैसला बताएंगे, फरमाएंगे, आएगा। लेट होने की वजह क्या हो सकती है सर? अब वो लिख लिया गया होगा या अब लेट अभी तक? देखिए, लेट होने की जो मुझे वजह समझ आ रही है, जो डायलॉग प्रोसेस है ये अब जी फौरी तौर के ऊपर तो कोई हल नहीं निकलना इसका। बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए कुछ थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। अब सवाल ये है कि क्या 14 मई को ही पंजाब में इलेक्शंस करवाने का जो फैसला है वो तो अपनी जगह पे अभी तक तो मौजूद है। अब जो मर्जी कहें उस फैसले के ऊपर हम सवाल उठा सकते हैं, अदालती फैसला है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर हम एतराज भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी उठा सकते हैं, उसके ऊपर तनकीद भी हो सकती है, लेकिन वो जुडिशल ऑर्डर है और अदालती फैसला है। अब वो अदालती फैसला मौजूद है, जैसे डायलॉग प्रोसेस हो रहा हो, तो अब सवाल ये है कि फिर वो फैसला कहाँ जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले को तब्दील करेगी? और अगर तब्दील करेगी तो जैसे मैंने आपको आगाज में बताया, इस तब्दील करने के मामले के ऊपर जो 3 मेंबर बेंच जो 9 रुकनी बेंच से शुरू हुआ था, घटते घटते 3 रुकनी रह गया, क्या ये 3 रुकनी बेंच में भी इत्तेहाद रह पाएगा? ये भी एक सवाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। जैसे एक ऑब्जर्वेशन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की मुझे याद आ रही है, उन्होंने ये कहा कि देखें इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो पोलिंग स्कीम को तो चेंज कर सकता है, लेकिन जो पोलिंग डे है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो 90 दिन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो उसके अपनी जगह अंदर के ऊपर मौजूद है। तो अब ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि देखें बैलेट पेपर्स पैसे ना होने की वजह से अभी तक नहीं छप सके, पोलिंग का जो अमला है वो अभी तक ट्रेंड नहीं हो सक रहा। अच्छा, जीएचक्यू कह रहा है कि हमारे पास फौज नहीं है, उसकी वजह बयान कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर है उससे निपटने के लिए फौज ऑपरेशन में मसरूफ है। ऐसी सूरत हाल में 14 मई का जो फैसला है वो बरकरार कैसे रह सकता है? और अगर उसको तब्दील करने का कोई वे तलाश किया गया, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान ये भी कहा था कि देखें जी, आप इस सूरत हाल में आपके पास उस जुडिशियल ऑर्डर के हवाले से 30 दिन की एक लिमिट भी मौजूद है, यानी वो रिव्यू का इशारा दे रहे थे शायद कि आप इस मामले के ऊपर रिव्यू फाइल कर दें, और रिव्यू फाइल करके जो है वो जो इस फैसले को तब्दील किया जा सकता है। लेकिन फिर सवाल फिर वही है कि क्या 14 मई का जो फैसला है उसको जब तब्दील किया जाएगा तो जो 90 दिन की रिक्वायरमेंट है वो फिर निकल जाएगी? तो क्या सुप्रीम कोर्ट खुद
आइन से को रीराइट कर रही है, जैसे आर्टिकल 63A के ऊपर सवाल आया, और इसके ऊपर 3 रुकनी बेंच मुत्तफिक होगा, इत्तफाक होगा। तो ये इस पूरी बहस का अगर हम एक जुमले में अगर इसको समराइज करें तो वो कुछ यूं बनता है कि खालिसतन सियासी मामला था, एक एक सिविल केस से जो शुरू हुआ, और फिर उस सियासी मामले में जब जुडिशरी ने इंटरवीन किया तो उस पर फिर क्रिटिसिज्म हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि अदालतों को सियासी अमूर में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर ब्लेम गेम होती है। अब बात हुई एक कानूनी माहिर से, तो उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए पार्लियामेंट को तो ये इख्तियार भी मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट को ही खत्म कर दे। तो ये तो एक इख्तियार जो है, जो पार्लियामेंट का इख्तियार है, आप उसको कम नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि पार्लियामेंट का किरदार कहाँ से शुरू होता है और जुडिशरी का किरदार कहाँ से शुरू होता है। जब पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत करेगी तो फिर उस पर तनकीद होगी, सवालात उठेंगे। बिल्कुल इसी तरह से पार्लियामेंट को भी अपने जो हदूद है, अपने जो लिमिट्स हैं, उन्हीं के अंदर रहना चाहिए, और जुडिशरी के जो इख्तियारात हैं, जो जो मामलात हैं, उसमें गुरेज नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी अपनी स्कीम दी हुई है। बिल्कुल ठीक, एग्री करता हूं। अच्छा सर, कल चीफ जस्टिस साहब छुट्टी पर चले गए, वाकई तबीयत खराब होगी, लेकिन क्योंकि चहमगोइयां काफी हो रही थी कि कल इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, और फिर कल खाली चीफ जस्टिस साहब वाला केस नहीं, बाकी में जो 10-12 केस है सारे ही उड़ा के रख दिए। जस्टिस मंदोखेल से, अताब बंदयाल से कोई इख्तलाफ इस हवाले से कोई इतलात है या? देखें, जुडिशरी के अंदर इख्तलाफात तो बिल्कुल वाजे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जैसे जस्टिस जमाल खान बंदोखेल साहब का व्यू कंटिन्यूसली ये रहा है कि सियासी इश्यूज में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। 63A का रेफरेंस आया, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद सेनेट ओपन बैलेटिंग के जरिए इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस के जरिए पीटीआई लेके आई, जैसे जमाल खान बंदोखेल साहब ने एतराज उठाया। तो ये अच्छा, ये एक पूरी सीरीज है। कुछ लोग शायद ये कह रहे हैं कि अब के हालात के सबब जुडिशरी के अंदर इख्तलाफात है, ऐसी बात नहीं है। मिसाल के तौर पे जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस साकिब निसार, ये लाहौर में सरकारी हॉस्पिटल्स का एक केस था कि सरकारी हॉस्पिटल्स का जो वेस्ट है उसको किस तरह से ठिकाने लगाना है। वो केस सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में चल रहा था, 2015 या 16 की बात है। उस वक्त जब ये केस चल रहा था तो जस्टिस काजी फायद ने वहां पे सवाल पूछ लिया कि जी ये जो सोमोटो लिया गया है इसके पैरामीटर्स क्या हैं। कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ओपन कोर्ट छोड़ के चले गए लाहौर से, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर से ओपन कोर्ट उठ के ही निकल गए। और जब बाद में आए तो जस्टिस काजी फायद उनके साथ नहीं थे। जस्टिस काजी फायद ने वहां पर इख्तलाफ किया, डाइसेंट किया। तो जस्टिस काजी फायद ईसा का एक कंटिन्यूसली एक मौकफ आ रहा है कि आर्टिकल 184(3) जो है, इसको पहले पैरामीटर्स तय होने चाहिए। जैसे जस्टिस जमाल खान बंदोखेल साहब का मैंने आपको बताया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, इसी तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं। तो ये वो जजेस हैं जिनका कंटिन्यूसली ये व्यू आ रहा है कि आपको कुछ पैरामीटर्स तय करने चाहिए, कुछ असूल, कुछ ज़ाब्ते तय करने चाहिए कि हमने यहाँ पे सोमोटो लेना है, यहाँ पे सोमोटो नहीं लेना। इवन जस्टिस अतर बिनल्ला ने हाल ही में जो अपना एक व्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि आपने अगर सोमोटो लेना है तो आप सोमोटो जो लापता अफराद हैं उनके ऊपर क्यों नहीं ले रहे, जो साफियों के साथ जो ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है, तशद्दुद के वाकयात रोनुमा होते हैं, आप उनके ऊपर सो मोटो क्यों नहीं लेते। तो ये डिबेट अपनी जगह के ऊपर जुडिशरी में मौजूद है। बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की असामियां अभी भी खाली हैं, जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, फुल कोर्ट मीटिंग अभी तक नहीं बुलाई गई। तो अच्छा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जुडिशल ऑर्डर था, आपने पहले उसको रजिस्ट्रार के सर्कुलर के जरिए उड़ाने की कोशिश की, मीडिया पे शदीद तनकीद हुई। फिर उसके बाद आपने जो है वो 6 जजेस बिठा दिए, और फिर उन 6 जजेस ने उस फैसले को फिर उड़ा दिया, जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर के जरिए उड़ा दिया गया। फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट की जानिब से कानून साजी करने का अभी वो मुजवजा बिल था, अभी वो मुजवजा कानून साजी थी, लेकिन वो बिल पास होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया। तो इस तरह की चीज़ें इस वक्त भी मौजूद हैं जिसपे जुडिशरी में बहुत सख्त इख्तलाफात हैं, काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात हैं, और वो इख्तलाफात जो है वो बदस्तूर बरकरार हैं और वो कम नहीं हो रहे।
आप देखें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, उनका ना ही कोई रेगुलर बेंच है, ना ही किसी अहम केस में एक कंटिन्यूअसली उनको नहीं बिठाया जा रहा। इसकी क्या वजह है? जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को अहम केसेस में क्यों नहीं बिठाया जा रहा? फिर उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, सीनियर जज हैं, उनको भी इसी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, अहम केसेस में नहीं बिठाया जा रहा। अच्छा, हमेशा कोई भी पॉलिटिकल केस हो, कोई अहम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, हम बेंच देखते हैं, चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब सरबराह, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, या अगर चीफ जस्टिस सरबराह नहीं है, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब सरबराह होंगे, जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी साहब होंगे। तो ये इस तरह की जो बेंच की कंपोजिशन है, इसके ऊपर भी सवालात जो हैं वो काफ़ी अरसे से उठ रहे हैं कि ये हमेशा से ही ये क्यों किया जा रहा है, इसको कोई, इसके लिए कोई ज़ाब्ता क्यों नहीं बनाया जा रहा है, कोई तरीक़ाकार क्यों नहीं तय किया जा रहा। तो जुडिशरी के अंदर ये इख्तिलाफ़ात वहाँ से शुरू हुए और जो आहिस्ता-आहिस्ता इस वक़्त जो है वो अपनी एक्सट्रीम के ऊपर पहुँच चुके हैं। अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो आपने खुद ही उठाया मेरे अगले सवाल से पहले कि तारिक मसूद साहब और काजी फैज साहब वैसे ही आजकल गायब हैं। आजकल तो तसलसल से वो किसी भी समात का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपने इस पे बताया भी है। अच्छा सर, मुझे जरा ये बताइएगा कि ओवरऑल एक 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 तासुर पाया जाता था 7 और 8 का तनासब के, 7 एक साइड पे है शायद या 8 एक साइड पे है, तो क्या वो तासुर किसी हद तक ठीक है सर? देखें, ये 7 और 8 का तासुर हमें मिला वहाँ से जब ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस बिल को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतल्लिक जो मुजवजा बिल था, उस हवाले से जब वो मामला सामने आया तो उसके ऊपर फिर एक बेंच तश्कील दे दिया गया। तो उससे ये लगा जी कि ये 8 जजेस की जो मेजोरिटी है वो एक तरफ है, तो और 7 जजेस जो हैं वो एक तरफ हैं। लेकिन इस मामले के ऊपर हतमी तौर के ऊपर जो है वो कोई राय नहीं दी जा सकती कि असल में असल स्ट्रेंथ किस तरफ है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो और उनके साथ के जो जजेस हैं उनकी तादाद उसके बाद ये बताई गई जी कि ये 7 हैं, लेकिन क्या ये तादाद जो बताई जा रही है क्या ये एग्जैक्टली वही है या नहीं है, ये सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो ये कोई दीगर कुछ इसमें भी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ बातें भी हो रही हैं, और बिलखुसूस जो 2 जजेस हैं जिनकी अपॉइंटमेंट अभी होनी है, और जिस तरह से हमारे वज़ीर कानून साहब भी माज़रत कर चुके हैं, माफ़ी मांग चुके हैं कि जो 2 जूनियर जजेस को के लिए उन्होंने वोट दिया, वो भी उनका जो व्यू था वो दुरुस्त नहीं था, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जी हुकूमत का फैसला था क्योंकि हमें उसके साथ खड़ा होना पड़ा। तो अब सूरत हाल जो है वो हर गुजरते दिन के साथ साथ जुडिशरी के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी कशीदगी या जो इख्तलाफात हैं। सवाल जानते हैं आज की समाअत तवक्कात के बरक्स कैसे हुई, क्योंकि पीटीआई तो रात को शहबाज शरीफ को तौहीने अदालत में फारग कराकर सोई थी सर, सुबह ये क्या देखा है हमने सर? देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। कल तक तो सोशल मीडिया अगर हम देखें तो यूँ लगता था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट पूरा पार्लियामेंट ही ख़त्म कर देगी और हुकूमत घर चली जाएगी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पता नहीं सारे जेल चले जाएंगे। लेकिन आज जब कोर्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ तो ना ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ बात गई और ना ही हमें वो जाहो जलाल नज़र आया जो पहले कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान था। अहम बात यह भी है कि आज की कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान जो 3 मेंबर बेंच है उसमें 2 जजेस मुकम्मल तौर पे खामोश रहे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब। उनकी तरफ से कोई क्वेश्चंस की सूरत में रिमार्क्स या कोई सवाल नहीं उठाया गया। कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान पेश हुए और उन्होंने जो डायलॉग का प्रोसेस है उस पर बात करते हुए ये कहा कि देखें, हमने सुप्रीम कोर्ट की में कोर्ट प्रोसीडिंग में भी ये बात हुई थी कि मुज़ाकराती अमल शुरू करना है। तो इस सूरत हाल में हमने असद कैसर साहब से रब्ता किया और असद कैसर साहब से रब्ता करने के बाद हमें ये पता चला कि वो तो अथोराइज्ड ही नहीं है पीटीआई की तरफ से, और पीटीआई की तरफ से जो असल अथोराइज्ड पर्सन है वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। तो हम मुज़ाकराती अमल जो है वो जारी कर रहे हैं, हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। एडवोकेट फारूक अचनायक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील बड़े ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने किए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि देखें, जो पॉलिटिकल डायलॉग का प्रोसेस है इसके इसमें जुडिशरी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये पार्लियामेंट का मामला है, ये सियासतदानों का मामला है और इसको सियासतदानों की हद तक ही इसको महदूद रहना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी शिकायत लगाई
सुप्रीम कोर्ट में कि जी देखें जी पार्लियामेंट जो है वो बड़ी धमकियां दे रहा है, और जो एक करारदाद पेश हुई वो भी जो कौमी असम्बली के रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, और पाकिस्तान के पार्लिमानी तारीख में कभी इस तरह से धमकियां नहीं दी गई। लेकिन उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब को मायूसी का सामना करना पड़ा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब ने ये कहा कि देखें जो आप बातें कर रहे हैं वो तो जरा सियासी नोयत की हैं, तो हमने खुद को सिर्फ केस तक ही महदूद रखना है। फिर इसका जवाब फारूक अश नाइक साहब ने भी दिया। उन्होंने फिर ये कहा कि देखें फिर हम भी बात कर सकते हैं कि पार्लियामेंट को कब कब किसने और कैसे नीचा दिखाया, हमारे पास भी करने को बड़ी बातें हैं, लेकिन ये कोई सियासी फोरम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो डायलॉग का प्रोसेस है वो शुरू हो। और फिर उसके बाद फवाद चौधरी ने भी कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि अगर इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद डायलॉग होता है, डायलॉग प्रोसेस में 90 दिन की जो हद है अगर वो क्रॉस कर दी जाती है तो ये एक मिसाल बन जाएगी। और फिर मुस्तकबिल में सियासतदान इसी तरह डायलॉग प्रोसेस के ज़रिए ही जो है वो इलेक्शन जो है 90 दिन से डिले कर सकते हैं। ये बहरहाल उनका एक एक तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिससे कम अज़ कम मुझे ये इम्प्रेशन मिला कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कहीं न कहीं डिवीज़न मौजूद है मुज़ाकराती अमल के माबैन।